Hello everybody, I am Rupali Singh. In 2024, I have secured All India Rank 365, and today I'll be telling you something about the DAF that I have realized and I have imbibed in my DAF. My interview score was 113, which is quite good when we talk about the UPSC. And there are certain things which I feel that usually candidates avoid करते हैं और उसकी वजह से उनको समस्या आती है. तो हम वो धीरे धीरे देखेंगे. सबसे पहले मैं स्टार्टिंग का कुछ आधा घंटा या 20-25 मिनट लूंगी, जहां पर मैं आपको अपना पूरा डैप दिखाऊंगी. मैं वो रीजन बताऊंगी कि क्यों मैंने वो चीजें वहां लिखी, एंड उसके बाद हम आपके क्वेश्चन टेकअप करेंगे. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को मेरा डैप दिख रहा है? प्रतीक, प्लीज कंफर्म. Yes, yes, it is visible. ओके, सो एज यू कैन सी हियर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या इट्स फाइन. सो ये मेरा डैफ है. इसी तरीके से डैफ जो है वो आप लोगों का भी रहेगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके इनिशियल्स है जो मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है. वाई? बिकॉज वो थोड़े से पर्सनल इन्फॉर्मेशन थे, उसकी रिक्वायरमेंट आपको है नहीं. यहाँ पर अगर मैं नीचे नीचे आऊं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे लिए, वो हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है. सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का. काफी ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो इसमें रहते हैं कि मैम ये जो डिवीजन है, ये जो ग्रेड है, इसमें क्या लिखना है. देखिए, डिपेंड करता है हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन योर 10th, इन योर 12th, इन योर बी इन सी आई डिड बीएससी. अगर आपने कोई और कोर्स किया है तो उसमें कोई समस्या नहीं है. उस हिसाब से आप प्लीज यहाँ पर लिखिए कि फर्स्ट डिवीजन है, क्या ग्रेड है. आप लिखो. कई बार मैंने यहाँ पर देखा है कि बच्चे यहाँ मिस कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता, डैश मार देते हैं. ये सब नहीं करना है आपको. देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीजें मेंशन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है वो सब्जेक्ट का आ जाता है. ठीक है, सब्जेक्ट में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट मिस कर देते हैं कि यार पूरा क्या ही लिखना है, छोड़ देते हैं ना, आधा लिख देते हैं. मैंने यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट लिखा है जो मेरा सब्जेक्ट था. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है बच्चों को जो उनकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था. देखिए, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस था. तो मैंने यहाँ विद कंप्यूटर साइंस इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आई वॉज नॉट वॉन्टिंग देम टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस. सो दैट वॉज अ ट्रिक. बिकॉज एक तो मेरा जो कोर्स जो मेरे डिग्री पे लिखा है वो सिर्फ बीएससी फिजिकल साइंस लिखा है, तो विद कंप्यूटर साइंस वो वहां लिखा भी नहीं है. तो मैंने वो लिखा ही नहीं इसीलिए भी क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी. और ऐसे कई ज्यादा ये एक है. तो फिर यहाँ पर मैंने फिजिकल साइंस से लिखा था क्योंकि मेरी डिग्री पे ही वो मेंशन था. कई बार यहाँ पर जिन्होंने बीटेक किया होता है ना, उनको बड़ी समस्या होती है, उनको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं. तो आप अगर चाहें कि यार मेरे को सब्जेक्ट लिखने हैं, मैं लिख सकता हूँ, तो मेन मेन 4-5 तो लिखो ही लिखो जिससे आप चाहते हैं कि आपसे सवाल बने. याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते ही हैं. मैंने काफी ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दिए थे और कई बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि उन लोगों ने फिजिकल साइंस को समझ भी गलत लिया था. एक्चुअली में कई लोगों को लगा कि फिजिकल साइंस मतलब कुछ योगा से रिलेटेड है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. फिजिकल साइंस का मतलब था कि फिजिक्स प्लस मैथ्स में जो है मेरा ग्रेजुएशन है उसके साथ कंप्यूटर साइंस में है, ऑनर्स नहीं था ये एक. तो यहाँ पर मेरे साथ ये भी हुआ था कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में जो मॉक रिव्यू चलते थे उसमें उन्होंने मुझसे काफी बार योगा फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में सवाल पूछा था. और इट्स कंप्लीटली फाइन. ऐसा होगा कि आपको भी काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिया जाएगा किसी चीजों के ऊपर कि यार इस बच्चे ने अगर, अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी जहां पर हमारे अचीवमेंट्स और ये सब मेंशन होते हैं, कई बार समझने में दिक्कत आता है. ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था. लेकिन आपको उसी समय उन लोग को काटना नहीं है कि हाँ हाँ आपने ये बात कही, नहीं नहीं सर ये तो आप गलत कह रहे हैं, मैंने तो इसमें नहीं किया उसमें किया है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड जब आपने उस क्वेश्चन को सुना, आपने उसको आंसर किया, एंड देन बहुत ही सटली आपको बता देना है कि सर मैंने ना ये चीज की है, मैंने वो नहीं. जैसे उन्होंने मुझसे फिजिकल साइंस के ऊपर एक सवाल पूछा था, उनको लगा कि योगा से रिलेटेड है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि सूरज के और कितने नाम हैं. तो मैंने कोशिश की और फिर मैंने बताया कि सर एक्चुअली जो मेरा फिजिकल साइंस कोर्स है वो इट्स नॉट अबाउट योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी, इट इज मोर अबाउट द फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको गलत मिस उन्होंने अंडरस्टैंड कर भी लिया है तो स्टार्टिंग में ही उनको करेक्ट मत करो. देन डू इट, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है बच्चा. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही बताना था. जिनका ऐसा कोर्स है जिसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, यूजुअली ये बीटेक वाले बच्चों के साथ होता है जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. मैंने तो सुना था 30 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं.
तो आपको यहाँ पर वही मेन 4-5 सब्जेक्ट लिखो जिनके ऊपर अगर सवाल आए तो यू विल बी वेरी, वेरी, वेरी श्योर। नाउ स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हियर कम्स द यूनिवर्सिटी एंड द बोर्ड, इसमें कुछ नहीं है। अब आता है एनसीसी। देखिए मैंने Rupali, एनसीसी I would like to just put in a few point over here, if you may allow. Just if you can please open that PPT again, PDF again. ओके, 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 Yeah, because then the infinity screen starts, na? So let's keep it open always. So like ओके। I did my BTech, right, in my graduation. So the thing is कि यहाँ पे there was a lot of confusion as you said कि should we mention about the stream in which I have done, like I have done my BTech in metallurgical engineering, somebody might have done in civil engineering. तो अब हुँ, 48 सब्जेक्ट हैं हुँ, और सबके ऊपर कमांड होना इज वेरी टफ. So there are एग्ज़ैक्टली। two options. Either, as Rupali ma'am said, you mention the 2 3 top subjects which you like and which you are confident about, such as in metallurgical engineering we have powder metallurgy, we have ceramics, we have metal हुँ, joining. बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज कि इसमें इशू ये होता है कि फिर जो एग्जामिनर है या जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको ये नहीं पता चल पाएगा कभी कि आपकी मेन स्ट्रीम या ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग क्या थी. तो इससे प्रॉब्लम होती है. सिमिलरली जैसे अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो यहाँ पे एक पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन का भी कॉलम आएगा आगे. या उसमें हुँ, मैंने ज्योग्राफी में एमए कर रखा है तो मैं सिर्फ या तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी ऐसे करके लिख दूं या सिर्फ ज्योग्राफी लिख दूं. तो देन हुँ, इट इज अप टू यू. दोनों केस में इट इज फाइन. what I did was I mentioned the full name, like the full trade, metallurgical engineering and geography in हुँ, MA. तो then you have to prepare your DAF more thoroughly because फिर आपका जो domain of expertise है वो wide हो जाएगा. तो ये issue तो रहेगा. This is what I हुँ, wanted to say. या एग्ज़ैक्टली। Now you can ओके। continue. हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एनसीसी भी की थी। काफ़ी ज़्यादा मुझसे ये बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या मैम एनसीसी के नंबर मिलते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन में मेंशन नहीं है कि आपको अलग से कोई नंबर मिलेंगे, ये नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने एनसीसी किया है तो ठीक है, अच्छी बात है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई 10-15 नंबर मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा, नहीं। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आपने एनसीसी की है, दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। मुझसे भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि क्या हम एनसीसी कंपल्सरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर मेरे से सवाल आया था और उन्होंने और भी चीज़ें मुझसे पूछी थी कि आपने एनसीसी सीखा क्या? आप क्या मानते हैं कि आपके अंदर कौन से ट्रेड्स डेवलप हुए आफ्टर डूइंग बी एंड सी सर्टिफिकेट्स? तो ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने उसका आंसर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे सवाल आता है, आप उसको कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तभी आपको कुछ मार्क्स का फ़ायदा मिलता होगा। अगेन ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको 10-15 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा, नहीं। लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आपने बी-एन-सी सर्टिफिकेट किया है एंड यू हैव द एबिलिटीज़, यू हैव एक्वायर्ड इट, देन उसका कुछ फ़ायदा मिलता है। वो पता चल जाता है कि ये बंदा ना थोड़ा-सा फ़ौज वाला बंदा है, और मैं अभी आपको नीचे दिखाऊँगी भी कि मैंने अभी दिखाई देते हैं। एक बार पहले मैं वो दिखा दूँ देन। ये देखिए, मैंने ना काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्स दिए थे जो डिफेंस से रिलेटेड थे। यहाँ पर तो आप सिर्फ़ सीडीएस देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सीएपीएफ और मैंने एफकैट भी दिया था, जो मुझे मौका नहीं मिला इंटरव्यू में बोलने का, बट अगर वो मुझसे पूछते तो मैं नहीं हाइड करती। उन्होंने यही देखकर उनको पता चल गया था कि ये लड़की थोड़ा-सा ना फ़ौज की तरफ इंक्लाइंड है, और उन्होंने इससे फिर मुझसे सवाल भी पूछा कि रूपाली, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द डिफेंस द यूनिफॉर्म फोर्सेस एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो मैंने वो स्पेसिफिक रीज़न बताया कि मेरे जो फादर हैं वो नेवी से रिटायर्ड हैं, और मैंने वो सारे रीज़न बताए जो एक्चुअल में मेरे रीज़न थे जिसकी वजह से मैं यूनिफॉर्म फोर्सेस जॉइन करना चाहती थी। तो पता है, आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ? यहाँ पर उन्होंने मेरे अटेम्प्ट्स देखे। लोगों को कभी-कभी ये लगता है कि मैम आप जैसे मैंने यहाँ पर सीएपीएफ जो था वो मेरा 3rd टाइम क्वालीफाई हुआ है। बाकी दोनों टाइम सीपीएफ क्वालीफाई नहीं हुए थे। हाँ, मेरे सीडीएस हर बार क्वालीफाई हुए हैं। जब भी मैंने एग्जाम दिया है 7 टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड इट। तो वो तो चलो ठीक है, इंप्रेशन ठीक गया एग्जामिनर्स पे। बट यहाँ पर बच्चों को लगता है कि मैम अगर मैंने ये अटेम्प्ट दिए हैं और मैंने अगर उसमें नहीं अच्छा किया है, मैं नहीं क्लियर कर पाया हूँ, तो मेरा जो परसेप्शन है, जो उनके दिमाग में मेरा परसेप्शन बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो एक आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि ये बंदा अभी से नहीं लगा हुआ, ये बंदा बहुत समय से लगा हुआ है, और ये बहुत समय से था कि मैं इस फील्ड में कुछ करूँ,
ठीक है? आज उसे मौका मिला है, वो सिर्फ़ आज बोलने के लिए नहीं बोल रहा है कि उसको यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्सेस में जाना था। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है ये सब देखिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि मुझे क्यों 113 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि पहला मैंने एनसीसी किया था, उनको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिली। दूसरा मैंने इतने अटेम्प्ट्स दे रखे थे डिफेंस फ़ोर्सेस के। तीसरा मैंने उसको जस्टिफ़ाई भी किया। तो ना हर चीज़ जो थी ना वो पूरी ज़्यादा करेक्ट दिख रही थी, इसीलिए मुझे फ़ायदा मिला। अदरवाइज़ अगर आप ये सब चीज़ें जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे तो आपने एनसीसी की हो, नहीं की हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेफ़रेंस है सी मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ मतलब 100% ऑनेस्टी के साथ जब मैं ये प्रेफ़रेंस भर रही थी, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की थी। 4-5 लोगों से बात की थी मैंने और काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे, अपने सीनियर से बात की थी। मतलब मैंने वो हर एक चीज़ ट्राई किया था कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि मैम मुझे तो 100% क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे कौन-सा प्रेफ़रेंस देना है, वैसा नहीं होता है। क्योंकि यू आर नॉट इन द सर्विसेज़ आप सर्विसेज़ के बारे में लोगों से जान रहे हैं। तो होगा ऐसा कि आपको 60-70% कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, पूरी क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं प्रेफ़रेंस को क्या रखूँ और एक्चुअली में मेरे साथ यही हुआ, ठीक है? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये बोलना कि मेरे को बहुत स्टार्टिंग से पता था कि मुझे क्या प्रेफ़रेंस चुनना है, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट मुझे जेन्युइनली लगता था कि यार 60-70% ही मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ये चाहिए, बाकी देखेंगे। बट मैंने हमेशा अपने दिमाग में ये असम्पशन बना रखा था कि मुझे जो भी फ़ोर्स मिल जाए आई एम वेरी कंफर्टेबल टू सर्व। अब मैम ये क्यों आप बता रही हैं? क्योंकि इस माइंडसेट का मेरे साथ एक्चुअली में एक फ़ायदा हुआ था। अ, जब मैं जब मैं इंटरव्यू में बैठी थी तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस सीआईएसएफ को रखते हैं। ठीक है? तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि रूपाली जैसे उन्होंने देखा कि सीआईएसएफ इसकी भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, सबकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है। एक तो ये कह रही है कि इसने एनसीसी किया है, इसने इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं, ये इतनी डेडिकेटेड है डिफेंस फोर्सेस की तरफ। भले ही आपका सीएपीएफ पुलिस फोर्सेस में आता है, बट स्टिल ये यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरफ थोड़ा डेडिकेटेड है। तो यार इसको तो यार यहाँ पर कुछ और फ़ोर्स चुनना चाहिए था क्योंकि लोगों का ये असम्पशन है कि सीआईएसएफ थोड़ा-सा कम्फर्ट प्रोवाइड करती है, ऐसा होता कुछ नहीं बट ठीक है, लोगों का परसेप्शन है। तो जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि रूपाली यू हैव चोज़न सीआईएसएफ एज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस। कैन यू टेल मी द हार्ड पोस्टिंग ऑफ द सीआईएसएफ कहाँ पर सीआईएसएफ पोस्टेड है जो उनकी हार्ड पोस्टिंग है। वो बस चेक करना चाहते थे कि क्या इसको पता भी है कि सीआईएसएफ भी एक बहुत डिफिकल्ट फोर्स है। ये बस लोगों ने बता दिया कि आसान फोर्स है तो ये आ गई है। तो फॉर्च्यूनेटली मुझे इसका आंसर पता था। मैंने वो सारे हार्ड पोस्टिंग के बारे में बताया जहाँ पर सीआईएसएफ पोस्टेड है। अब मैम क्या मैंने भी सीआईएसएफ पहली प्रेफ़रेंस रखी है तो क्या मुझसे भी सवाल पूछा जा सकता है? देखिए एग्ज़ैक्ट सवाल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा अपना माइंडसेट क्लियर रखना कि आपको जो भी फ़ोर्स मिल जाएगा, आप उसमें पूरी निष्ठा और पूरे डेडिकेशन के साथ सर्व करेंगे। ये माइंडसेट मुझे बहुत काम आया था क्योंकि जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि व्हाई पीपल चूज़ सीआईएसएफ एज़ देयर फर्स्ट प्रेफ़रेंस। तो अगर मैं ये सीधा बोल देती ना कि मैं ऐसा वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है, ये है, वो है। मैं एक्चुअली में ये नहीं मानती हूँ कि किसी भी फ़ोर्स में जाते वक़्त आप ये बोलें कि वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस ही चाहिए था, तो आप यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स में आ क्यों रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था तो हम किसी डेस्क जॉब में जाएँगे, हम यहाँ क्यों आएँगे? यहाँ पर हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें एडवेंचर चाहिए, यहाँ पर हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें वो एक्सपोज़र चाहिए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल डिस्टॉर्ट होगी। तो मैं वो आराम करने तो यहाँ आई नहीं हूँ। तो मैं कभी भी कुछ लोगों ने बोला है इंटरव्यू में वर्क लाइफ बैलेंस, मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करती थी वर्क लाइफ बैलेंस बोलने का। मैं हमेशा कहती थी कि सर सीआईएसएफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोक्रेट है, वहाँ पर टेक्नो savvy लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने सीआईएसएफ जो है वो बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करता है, तो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसका मैंडेट बढ़ने वाला है। इस तरीके से मैंने बातें की थी, लेकिन मैंने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बोला था। अगेन अगर आपने सीआई से फर्स्ट चुना है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके अंदर बस अगर ये माइंडसेट है ना कि मुझे कोई भी फोर्स मिलेगा तो आई विल बी वेरी, वेरी, वेरी फॉर्च्यूनेट। आप देखना वो आपके आंसर्स में शो करेगा। अल्टीमेटली इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं ना, सिर्फ वही मैटर करता है क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका यही जानना चाहते हैं कि आप सोचते किस तरूके से हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा Rupali, मैं I would एम्प्लॉयी like I would like to ask one thing more. जो ये यस, फोर्स प्रेफरेंस होता है, इट इज समथिंग विच इज ऑफ पर्सनल चॉइस, राइट? So I या have heard this a lot being circulated in the market of CAPF.
कि अगर आपके रिटर्न में स्कोर्स कम हैं या आपको लग रहा है कि आपका बॉर्डर लाइन केस हो सकता है, तो आप कोई सीआरपीएफ या बीएसएफ ऊपर डाल दीजिए, आईटीबीपी ऊपर डाल दीजिए, सीएसएफ और एसएसबी नीचे डाल दीजिए। तो इज इट अ हम्म। मिथ और इज देयर इज सम रियलिटी अटैच्ड टू इट? आई वांट सम क्लैरिटी फ्रॉम यू इट्सेल्फ। I don't think so. I do not want to name that person, but there was one friend of mine. She wrote CRPF as her first preference. उन्होंने सीआरपीएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, एंड बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, और प्लस आप सीआरपीएफ रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये था कि उनको इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बट उनको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले अच्छे। देखिए, आप प्लीज उनको वहां इंप्रेस करने मत जाओ। वो आप जो भी हैं, आपका जो भी व्यक्तित्व है, आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप इंप्रेस करने जब जाएंगे ना, तो आप गड़बड़ करते हैं। मैंने कोई इंप्रेस करने नहीं गई, मैंने लोगों से बात की, मैंने हर जो भी फोर्सेस थे उनको पढ़ा, फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये वाली प्रेफरेंस दे देनी चाहिए। सीआई से पहली चुनी, क्योंकि सब कह रहे थे कि यार इस तरीके से ना ये आपका जो या मैं हमेशा दिल्ली में रही हूँ, तो आप यहाँ सिटीज में रहेंगे, और मैं हमेशा से दिल्ली में, मतलब मैं पिछले 22 साल से दिल्ली में रही हूँ, तो मुझे लगा ठीक है यार, मैं दिल्ली में रही हूँ और यहाँ पर ऐसा सिटीज का रहता है मोस्टली, तो ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद सेकंड मैंने एसएसबी को रखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा जो होम टाउन है वो यूपी इन सबका पड़ता है, तो मतलब आप समझिए, मेरा पर्सनल चॉइस था। मैंने बिल्कुल भी उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया कुछ भी, बट स्टिल मेरे स्कोर काफी अच्छे थे इंटरव्यू में। जब आप इम्प्रेस करने जाते हैं ना, तो आप गड़बड़ करते हैं। आप जो हैं वही रहिए। हाँ, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। दैट्स इट। राइट, नाउ यू मे ओके। कंटिन्यू। या। हाँ, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी बिफोर गोइंग टू द सीएपीएफ, लेकिन हाँ, मैं टीचिंग कर रही थी, और टीचिंग करते हुए मुझे काफी समय हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने वही मेंशन कर रखा है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताती हूँ जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा था एज अ फ्रीलांसर। तो एक्चुअली में मैं टीचिंग जो करती थी वो एज अ फ्रीलांसर ही करती थी, कि मैं क्लास लेकर आ गई और ना प्रोजेक्ट बेसिस, जिनको नहीं पता है, फ्रीलांसर मतलब होता है प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना। तो मैं ये कर रही थी। उन्होंने मुझसे टीचिंग से रिलेटेड भी सवाल पूछे थे। ओके, ये फ्रीलांसर यहाँ शब्द है, और नीचे मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगी, मैंने लिखा है फ्री स्टाइल डांसिंग। एक्चुअली में मेरी रुचि है, मैं फ्री स्टाइल डांसिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि फ्रीलांसर आप हैं और फ्री स्टाइल डांसिंग आप करते हैं, देर इज अ लॉट ऑफ फ्री इन योर डैफ। इसका मतलब आपको ना रिजिडनेस नहीं पसंद है, आपको किसी कहीं अगर बांधा जा रहा है तो वो आपको पसंद नहीं है। तो क्या आप ऐसे फोर्स में, ऐसी जगह रह सकते हैं जहां पर रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको तो आदत है फ्री चीजों की, फ्री स्टाइल डांसिंग, हर चीज आपको अपने हिसाब से चाहिए होती है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली उन्होंने सोचा था। और मैंने इसका आंसर बिल्कुल किया कि ये जो फ्रीलांसिंग है, ये मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से इसीलिए चुना है, क्योंकि मैं तैयारी भी कर रही हूँ, मैं प्रिपरेशन भी करती हूँ, एंड देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो दैट आई टेक केयर, बिकॉज ऑफ विच आई हैव टेकन इट एज अ फ्रीलांसिंग। सेकेंडली सर, मैं फ्री स्टाइल डांसिंग, एक्चुअली ये मेरा बचपन से बड़ा अच्छा मन था कि मैं डांसिंग को कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं ले पाई किसी कारणवश। तो मैं डांसिंग नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं डांसिंग करती हूँ। अगर किसी कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट भी करना होता है, करती हूँ, बट मैंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं पाया, जैसे कथक में हो, यहाँ किसी एक डांस में हो, तो नहीं किया। इसीलिए सर मैंने वहां पर फ्री स्टाइल डांसिंग लिखा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन की तरफ नहीं है। और यहाँ पर मैंने बैक करते हुए एनसीसी का एग्जाम्पल दे दिया था। ठीक है, आई बात समझ? ये वाली बात बस मुझे आपको बताना था। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर आपका जन्म हुआ, मैम क्या हमको ये प्रिपेयर करना है? देखो, ये बात मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी ही पड़ेंगी, बट एटलीस्ट आप इतना कर लो कि न्यूज़पेपर में अगर आपके, जहां पर आपका जन्म हुआ, अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीजें आती हैं तो प्लीज करो। देखो, मेरे पिताजी जो थे वो नेवी से रिटायर्ड थे, और मेरा जन्म हुआ था कोलाबा में। मेरा हुआ था आईएनएस अश्वनी में, मेरा जो है वो जन्म हुआ था। तो उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया था, कोलाबा के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने मुझे आईएनएस अश्विनी क्या चीज है उन्होंने मुझसे पूछा था। तो कहने का मतलब साफ सीधी ये बात है कि उनको तो नहीं पता था ना कि ये आईएनएस अश्विनी में इसका जन्म हुआ है, उनको तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि वहां पर वो चीज फेमस थी। तो अगर कोई चीज फेमस है जहां पर आपका जन्म हुआ है, तो यू हैव टू डू इट।
अगर न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके जन्म से रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ना मराठी को लेकर उस समय चल रहा था जब मेरा इंटरव्यू था, तो लैंग्वेज को लेकर बात चल रही थी और मैंने, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, तो एजुकेशन फील्ड की वजह से मुझे एनईपी भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिन्हें नहीं पता, 2020 में जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो आपको ना थोड़ा-सा लिंक करना है। मैंने इस तरीके से लिंक किया था कि महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर मराठी बोली जाती है, जो बोली जाती है, और अभी कुछ समय से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को फ़ोर्स किया जा रहा है मराठी बोलने के लिए। तो वहाँ से लैंग्वेज को लेके मेरे पे सवाल आ सकता है और वहीं से मुझे एनईपी भी रेडी करना है, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब किस तरीके से आप इंटरलिंक करेंगे चीज़ों को, वो मैं आपको समझा रही हूँ। आगे बढ़िए। यहाँ पर एज़ सच जो है वो आपके पिताजी का या आपकी मदर का प्रोफेशन क्या है, उस पे सवाल आया है। आई विल हाइली रिकमेंड यू कि हाउसवाइफ ना लिखकर आप हाउस मेकर लिखें। दैट लुक्स बेटर। मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ हाउसवाइफ लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चीफ पेटी ऑफिसर, एक्चुअली मेरे फादर ने नेवी जॉइन किया था एज़ अ सोल्जर, तो फिर धीरे-धीरे रैंक बढ़ते-बढ़ते सीपीओ तक वो पहुँचे थे। अब यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है सर कि आप यहाँ पर एक्चुअली में आप ना यहाँ पर इक्विवेलेंट रैंक्स याद करें, ठीक है? जिनका भी फोर्स का बैकग्राउंड है, प्लीज़ आप लोग इक्विवेलेंट रैंक्स को याद करना। इक्विवेलेंट रैंक का मतलब साथ-सीधी ये बात है कि सीपीओ के, ये तो नेवी में सीपीओ हो गया ना, आर्मी में क्या होगा, एयरफोर्स में क्या होगा, ये बताइए। फिर आपको पूरा सीरीज़ याद होना चाहिए। कमीशन्ड रैंक्स का भी, नॉन कमीशन्ड रैंक्स का भी, जूनियर कमीशन्ड, सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? ओके, ऐसा नहीं करना है कि यार मैं सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स के रैंक याद करके चला जाऊँ और मैं बाकियों को तो छोड़ दूँ, नहीं। मैंने जेसीओज़ के भी रैंक्स याद किए थे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके फादर वही थे, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन जो मेरे फादर हैं वो बलिया से बिलॉन्ग करते हैं। बागी बलिया जो था वो बड़ा फेमस था, वो शब्द बहुत फेमस है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं हमारा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बलिया को लेकर बहुत ज़्यादा था। तो मेरे से रियल इंटरव्यू में सवाल बलिया से नहीं बने, मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल थे और वो ऐसे सवाल थे जो रियल में पूछे जा सकते थे। देखिए प्लीज़ समझिए, आपका इंटरव्यू जो है वो 20 या 25 मिनट का ही चलेगा। वो सब कुछ नहीं पूछ सकते आपसे। मेरे से बलिया से कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन आपको प्रिपेयर करके तो जाना ही पड़ेगा। क्या पता आपकी किस्मत ऐसी हो जाए कि आपसे पूछ लें। तो कैसे मैंने प्रिपेयर किया था? आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखें, आप उसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस देखें। आप ये देखें कि अभी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है? क्या न्यूज़ में कोई बातचीत अगर इसके रिगार्डिंग चल रही है, तो वो आप बताइए। यहाँ पर मुझे याद है कि कुछ रिलेटेड न्यूज़पेपर में बलिया को लेकर आ रहा था, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी चीज़ें। ठीक है। अगेन मदर कहाँ से बिलॉन्ग करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मेरे से बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, जो कि पूरा चांसेस हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? रियल इंटरव्यू में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इस पर्टिकुलर फील्ड में कि कहाँ पर क्या लिखना है। साफ-सीधी ये बात है, आप जिस भी लैंग्वेज को जिस भी लेवल तक जानते हैं, आपको वो लिखना है। तो जैसे कि मैं हिंदी जो था, बोल भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ, तो वो मैंने लिखा है, सेम मैंने इंग्लिश के लिए भी लिखा है। अगर ऐसा है, जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको सिर्फ़ आप बोल सकते हैं, तो वो आप यहाँ लिखिए, परेशान मत होइए कि मुझे यहाँ-यहाँ पर भी लिखना है। आगे बात समझ। एंड एग्ज़ामिनेशन पास, जो भी हाईएस्ट एग्ज़ामिनेशन आपने उस लैंग्वेज में पास किया है, हाईएस्ट मतलब मेरे पास आज तक हिंदी थी, उसके बाद मेरे पास हिंदी नहीं थी। तो हाईएस्ट एग्ज़ामिनेशन मेरे लिए वही हो गया। मैंने उसको पास किया एंड उसके बाद हिंदी का एज़ सच मेरे पास कोई एग्ज़ामिनेशन आया नहीं। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आई वुड से। आपके पूरे डैफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, व्हिच इज़ आपको पर्टिकुलर्स देने हैं कि आपने कौन से मेडल, स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग आपने पास किया है। ये मैंने बहुत ही तरीके से लिखा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के डैफ में देखा है कि वो लोग थोड़ा-सा ना इस चीज़ को तरीके से नहीं लिखते हैं। मुझे लगता है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए, 1 लिखा आपने, 1 देन डॉट एंड देन डैश। इट शोज़ कि आप थोड़े-से ऑर्गनाइज़्ड हैं। ठीक है? मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने इसको पूरा भर भी दिया है, बहुत ही ज़्यादा ओवर फिल कर दिया है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने चीज़ों को बस लिख दिया है, उसको ऑर्गनाइज़्ड वे में नहीं लिखा। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपके कैजुअल एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा सीरियस है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। तो क्योंकि मुझे पता थी ये बातें हमारे एनसीसी में भी काफ़ी ज़्यादा कही जाती थी कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, उससे हमारा एक्चुअली में हमारे पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब चीज़ें मैंने एनसीसी से सीखा है।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डॉट डैश एंड देन विनर ऑफ द गार्ड कंपटीशन, इट इज़ ऑल अबाउट द एनसीसी। तो जहाँ-जहाँ मैंने जो-जो मेडल या स्कॉलरशिप पाए थे, वो मैंने लिखा है। फर्स्ट पोज़ीशन इन द स्पीच कॉम्पिटिशन इन स्कूल। अब आप में से कई लोगों को डाउट आता है, मैम मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है। एक्चुअली में मेरा एक फ्रेंड है, उनके मतलब उनका ये वाला जो सेक्शन था ना, वो इतना ज़्यादा फ़ील्ड था, इतना फ़ील्ड था, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने बहुत कुछ किया था ज़िंदगी में। स्विमिंग भी किया है, उन्होंने बास्केटबॉल भी खेला है, उन्होंने सब कुछ किया था लाइफ़ में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अपनी टॉप बातें लिखें। टॉप 2 या 3 चीज़ों को लिखो, ज़्यादा मत भरो क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ मेरा सुमन मैम का बोर्ड था, तो सुमन मैम के बोर्ड ने बहुत ज़्यादा मेरे डैफ से सवाल पूछे भी नहीं। हाँ, मेरे मॉक इंटरव्यू में मेरे डैफ के सवाल बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, जो कि वैलिड क्वेश्चन्स होते थे। लेकिन मेरे रियल इंटरव्यू में क्योंकि सुमन मैम का बोर्ड था और सुमन मैम का बोर्ड फेमस है कि वो ज़्यादातर ना देश दुनिया के बारे में सवाल पूछती हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सवाल पूछती हैं, तो मेरा डैफ देखा भी नहीं गया इतना। और अगर देखा भी जाता ना, तो ये चीज़ ठीक है कि आपने 2-3 चीज़ें मैक्सिमम लिखी है। आप 10 चीज़ें लिखोगे ना, उससे उनका ध्यान पड़ेगा ही नहीं कि आपके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है। तो आपको ये डिसीज़न कैसे लेना है कि मैम मैं क्या चीज़ें लिखूँ? क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मेरे पास भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं कौन से टॉप चीज़ें लिखूँ? तो मैंने वही सोचा कि जिसके बारे में मैं सबसे अच्छा जानती हूँ और मुझे याद है। क्योंकि समय हो गया ना ये सब चीज़ें किए हुए भी, कम से कम 2-3 साल तो हो ही जाते हैं। तो मुझे भी समय हो गया था, तो मैंने कहा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसकी मेमोरी शार्प है और जिसके बारे में मैं बोलते वक़्त इतना कॉन्फिडेंट रहूँगी, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें लिखूँगी। तो मैंने वही किया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर्स रैली की थी, मैंने यूथ पार्लियामेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर बनी थी, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा है, मैंने आज तक किसी भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में बचपन में मतलब 7th-8th में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट 9th-10th के बाद मैंने स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं उन बच्चों में थी, जो हमेशा किताबें खोल के बैठी रहती थी। तो मैं स्पोर्ट्स में मेरी रुचि इतनी थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। ऑल्दो मुझसे रियल इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछा गया कि आपने स्पोर्ट्स कभी क्यों नहीं खेला किसी लेवल पर या ऐसा कुछ। लेकिन मेरे से मॉक में काफ़ी सवाल पूछे जाते थे, तो मैं हमेशा यही कहती थी कि बिगिनिंग में मैं थी स्पोर्ट्स में, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरा क्लास 10th आया, तो मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करने लग गई थी और वो शो करता है क्योंकि मेरे 10th में 10 सीजीपीए थे, 12th में आई स्कोर 90.2% दैट टू विद द साइंस स्ट्रीम। तो मेरी ये जो बातें थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड थी। मुझसे नहीं पूछा गया रियल इंटरव्यू में, बट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मेरे दोस्तों से पूछा गया था कि आपने क्यों नहीं स्पोर्ट्स को ऐसे परस्यू किया या ऐसा कुछ। उन्होंने मुझसे इसलिए भी नहीं पूछा होगा क्योंकि मैंने एनसीसी ये सब की है, तो एक दिमाग में परसेप्शन बना होगा कि यार फिजिकली तो फिट है ही ये लड़की, दिख भी रहा है तो इसीलिए कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ कभी डाउट आता है बच्चों का कि मैम मैंने तो जो बैडमिंटन खेला है या मैंने जो भी स्पोर्ट्स खेला है, वो मैंने किसी लेवल पर नहीं खेला है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये खेलना पसंद भी है और आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करके जा रहे हो, पूरा इसके बारे में जान करके, तो आप एक स्पोर्ट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मेरे को बैडमिंटन एक्चुअली में पसंद है, कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक भी स्पोर्ट्स लिखूँ ना, मैं लिखूँगी ज़रूर। ठीक है? ये मेरा मेरा अगेन ये मेरा डिसीजन था, आपका ऑपोज़िट हो सकता है डिसीजन, इट्स एब्सोल्यूटली अप टू यू। नाउ कम्स द पोजीशन एंड द डिस्टिंक्शन। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि मैम मैंने तो कोई पोजीशन गैदर ही नहीं की। देखो, मैटर ये करता है कि अगर 10 लोगों को भी आपने लीड किया है ना, तो आप उसको मेंशन करो। क्योंकि अगर आपने 10 लोगों को भी लीड किया है, इसका मतलब उस समय कॉलेज के समय ये बात बहुत बड़ी थी। भले ही आज ये बात कुछ नहीं है। आज आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। आपके लिए 10 लोगों को हैंडल करना कुछ नहीं है। आपको 200 लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है आपका सोचना कि मैम मैं 10 बच्चों को लीड किया हूँ, तो मैं क्या ही लिखूँ। लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी और आपके इंटरव्यूअर यही देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके की कॉलेज स्टूडेंट थे। आप कैसे थे? क्या पोज़ीशन आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले थे या फिर आपको था कि अरे यार जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के साथ चलते हैं? आप कैसे इंसान थे? तो ये सब जानने में बहुत काम आता है। अपने आप को प्लीज़ डिमीन मत करो कि मैंने 10 या 20 बच्चों को हैंडल किया है तो उसका क्या लिखूँ मैम? मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं क्या ही लिखूँ? अरे लिखो यार। देखो मैं मेस जिस दिन मैं मेस इंचार्ज थी प्राइम मिनिस्टर्स रैली में, उस दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई थी। मतलब 1500 बच्चे जो थे उस समय कैंप में थे, काफ़ी सारे मेंटोर्स थे, बाहर से लोग आए थे ये वो, तो उस समय मेरे लिए काफ़ी मुश्किल समय था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी होगी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर इन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। इस समय मेरे पास 10 या 15 ही बच्चे थे, जिनको मैं हैंडल कर रही थी। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जगह ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट स्टिल मुझे ये बात पता थी कि मैं अपने कॉलेज से, मिरांडा हाउस से मैं
एकमात्र चुनी गई थी जो ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप समझ रहे हैं? तो आप उस हिसाब से लिखिए, ये मत सोचिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। आपको अगर लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को शो करो। अपने आप को फालतू में जज नहीं करना है। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर आपका इंटरेस्ट। देखो, हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है? हॉबीज वो चीजें होती हैं जो आप रोज करते हैं, एंड इंटरेस्ट वो होता है जो आप करना चाहते हैं, जब आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे। ठीक है? ये होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स दे नहीं रखे हैं हमें हॉबीज या इंटरेस्ट के। मैंने जो था, मैंने अपनी हॉबी को ना टीचिंग ही कहा था। ठीक है? मैंने अपनी हॉबीज जो है वो टीचिंग और अपना फ्री स्टाइल डांसिंग ही बोला था। मैंने इंटरेस्ट के लिए एज सच कुछ लिखा नहीं था कि भाई अगर वो मुझसे पूछेंगे कि इंटरेस्ट बताइए आप, तो आप क्या बोलेंगे। तो मैंने ना इसी को सोचा था कि मैं इसको ही आगे बढ़ा के बोल दूंगी, लेकिन मैं कोई नया कीवर्ड, न्यू कीवर्ड मैं ऐड नहीं करूंगी। जितने कीवर्ड आप ऐड करते हैं, आप अपने आप को उतना ओपन करते हैं। तो मुझे ये डन था कि यार मैं इन्हीं दोनों कीवर्ड पे स्टिक करूंगी। उन्होंने मुझसे ये कुछ पूछा नहीं डिस्टिंक्शन कि हॉबीज एंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आपका हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नहीं। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आपको क्या करना पसंद है, तो मैंने बताया कि मुझे टीचिंग एंड फ्री स्टाइल डांसिंग पसंद है। ठीक है? ओके। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरा हॉबी कुछ और है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, आप लिख सकते हैं। मैंने सिंपल बोला था सर कि मैं, मुझे लगता है कि मैं आगे चल के एजुकेशन के ही फील्ड में कुछ करना चाहूंगी, यही मेरा इंटरेस्ट है। समझ गए आप? तो ये वाली बात थी। देन यहाँ पर तो आपने जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड वी आर डन विद इट। यहाँ लास्ट में आपका ये जो है वो समरी शीट है, जहां पर एक्चुअली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन है। तो मुझे लगता है मैंने हर चीज के बारे में बात कर ली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yeah, please, if you can just stop the screen sharing, Rupali. यस यस। And then I have got a few questions over here. Satyam Dhanwade is asking, Sir oblique ma'am, I have played handball at district championship in 2017, but I don't have the certificate. As there is a separate sports section this year, should I mention? सी व्हाट आई फील इज सर्टिफिकेट्स का हमसे कहीं पूछा नहीं गया, हमसे कहीं मांगा नहीं गया। मेरे भी ऐसे दोस्त थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ था, नेशनल प्लेयर्स भी थे, स्टेट लेवल पे खेला था। मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि उन्होंने मुझसे बोला हो कि यार मुझे ये सर्टिफिकेट मांगा है यूपीएससी में। मांगा नहीं था। अगर आपने वो किया है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट, यू कैन रियली जस्टिफाई, आप हर चीज के बारे में जानते हैं, प्लीज राइट इट। क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से किया है, आपने बहुत ज्यादा इसमें अपना समय दिया है, एफर्ट दिया है। आप लिखो। मेरे पास यूथ पार्लियामेंट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे पास ग्रुप कोऑर्डिनेटर का था, मैस इंचार्ज का मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर्स रैली का था। जस्ट बिकॉज मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इट डजेंट मीन दैट आई कैन नॉट प्रूव दैट व्हाट आई हैव डन। आज मुझसे आप पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया था, मेरे पास पूरा, मेरे पास माइंड मैप है कि मैंने क्या किया था। दैट्स इट। Okay. Then there is a question from my side, Rupali. So the question is that in interview, there are a few questions sometimes in which they are asking about your parents also or your parents' backgrounds also. तो जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स ऐसी फील्ड में हैं कि जैसे फार्मिंग में है, एग्रीकल्चर में है, या कोई ऐसी फील्ड है जिसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है और आपको उसको उसके बारे में पर्सनली इतनी नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब आप आर्म फोर्सेस के लिए एम कर रहे हैं, आपके फॉर्चुनेटली फादर ऐसे फील्ड में थे कि आपका भी इंटरेस्ट उससे पैरेलल अलाइन होता है। बट फॉर एग्जांपल मेरे फादर ऐसे हैं जो कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो उसकी तैयारी कितने डेप्थ में करनी चाहिए और क्या उसकी तैयारी करना रिक्वायर्ड है आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है जरूरी तो है। क्योंकि आप अपने फादर के साथ इतने लंबे समय से रह रहे हैं। आपके फादर आपके दोस्त तो नहीं है, जिनके साथ आप 1-2 साल से ही रहे हैं। जी। आप इतने समय से हैं, आपने उनसे कभी बात नहीं की क्या? कि आपने उनके बारे में जाना नहीं कि वो क्या करते हैं ऑफ़िस में जाके? तो मुझे ये लगता है कि ज़रूरी तो है। ऑल्दो मुझे पता है कि लोगों को पता भी नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी फादर से डिस्टेंस हो जाता है। मेरे केस में भी था, भले ही मुझे पसंद था फ़ौज ये सब, स्टिल मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, जितना उनको पता है ना, और आप उनसे ना क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करो। ये मत सोचो कि मैम मेरे पास तो अभी सेट ऑफ क्वेश्चन्स है ही नहीं। आप उनसे सिर्फ इतना ही पूछिए, आप पापा जाते थे तो क्या काम करते थे? अच्छा वहाँ पर ये क्या काम करते हैं? वो वाले अंकल क्या काम करते हैं? अच्छा ये कंपनी जो है उनके हेड ने ऐसा क्या किया कि आज वो वहाँ पे हेड हैं? अच्छा
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मैंने ये बहुत किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अपने फादर के साथ 1-1 2-2 घंटा बैठ के बात कया करती थी, कि पापा क्या होता था नेवी में? अच्छा आप कौन-कौन सी शिप पे पोस्टेड थे? अच्छा क्या आपने विक्रांत पे आप चढ़े हैं? तो वो मुझे बताते थे। मैंने आईएनएस मगर के बारे में उनसे पूछा, सब कुछ क्योंकि मैं 6 महीने की थी जब मेरे फादर जब हम मुंबई शिफ्ट हो गए थे एंड मैं महज़ शायद 3rd 4th क्लास में थी जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो मैं बहुत यंग थी। मैंने अपने फादर को यूनिफ़ॉर्म में देखा भी नहीं है। मैं बहुत यंग थी जब मेरे फादर ने रिटायरमेंट ले लिया, इसीलिए मुझे फ़ौज का कुछ नहीं पता था। मैं बस कहने के लिए एक डिफेंस ब्रैट हूँ, बट एक्चुअली मैं डिफेंस ब्रैट थी भी नहीं। मेरे सिस्टर एंड मेरे ब्रदर को बहुत कुछ पता था क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मैं उतनी ही ब्लैंक थी जितने आज आप हैं, कि मेरे फादर इस फील्ड में मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन आप उनसे बात करिए। अगेन मैंने ये भी किया था कि मैंने चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल किया था। और एक ग्रुप था टेलीग्राम पे ट्रांसक्रिप्ट्स का ग्रुप था जहां पर बच्चों ने अपने सिविल सर्विसेज वाले बच्चों ने सीएपीएफ वाले बच्चों ने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स डाले हुए थे तो मैं ना कीवर्ड्स डालती थी और मैं उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ कर देखती थी कि मेरे कीवर्ड से कौन सा मैच हो रहा है और उस हिसाब से मेरा एक कीवर्ड मैच वहां से पता चल गया क्वेश्चंस एक मुझे पता चल गया अपने फादर से बात करके और एक चैट जीपीटी इन सब का एक परफेक्ट अमालगमेशन करके मैं नोट्स तैयार करती थी एक्चुअली मैंने ये किया है और देन मैं उसे रेगुलर बेसिस पे देखती थी क्योंकि जिस चीज के बारे में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो एकदम से आप याद नहीं कर पाएंगे और वो इंटरव्यू वाले दिन आपको याद आएगा भी नहीं कि ये राइट। क्या है क्या नहीं है तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे और मैं उसको रेगुलरली देखा करती थी पढ़ा करती थी कि अच्छा ऐसा ऐसा है वेरी वेल आंसर्ड। इनफैक्ट काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बात से। रूपाली, अनदर डाउट विच वी गॉट yesterday फ्रॉम वन ऑफ आवर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म कॉलिंग वाज कि उन्होंने ये पूछा था कि जैसे जो फोर्स प्रेफरेंस है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स जो लोगों को देखने चाहिए वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि एक वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए वन ऑफ द लास्ट फ्यू रीजंस था। इसके अलावा क्या वो चीज़ें हैं जिसमें आपको देखना चाहिए अपने अकॉर्डिंग फोर्स प्रेफरेंस भरने के पहले कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोर्स में आपको एडवेंचर ज़्यादा मिलता है, कोई फोर्स की आपको इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद है, क्लाइमेट पसंद है, या पब्लिक इंटरेक्शन। तो आपके अकॉर्डिंग टॉप 4-5 ऐसे फैक्टर्स जो फोर्स प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखने चाहिए। प्रतीक मैं बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगी जैसे काफी लोग यहाँ पर आएंगे जो आपको बहुत ही क्लियर कट बता पाएंगे मैं हमेशा से ओके थी कि मैं किसी भी फोर्स में जाऊं तो मैंने कभी भी बहुत ज्यादा इसके बारे में परेशान हुई मैंने 4-5 लोगों से बात की और मैंने ये सब देखा और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इतनी क्लैरिटी ना सबको है नहीं सबने अपने समय पे जो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग था उन्होंने वो कर दिया आज जब वो फोर्स में है, तब वो हमें ये सब चीजें बता पा रहे हैं लेकिन उनसे भी जब मैं पूछी थी तो सबका यही था कि सीआईएसएफ में आपको सिटीज में पोस्टिंग मिल जाएगी सीआईएसएफ में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है चीजें तो ऐसे ऐसे तो मैंने ये सोचा कि ठीक है यार हम क्या करते हैं ना जब हमको ये पता है कि मुझे कुछ भी फोर्स मिल जाए एंड आई बी वेरी कंफर्टेबल इन इट तो मैं इतना ज्यादा क्यों समय लगा रही हूँ लेकिन अगर आप में से लोगों को है कि नहीं मैम हमको तो समय देना है इस पे हमको तो ऐसा सोचना है तो मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये हो सकता है कि स्टार्टिंग के 5-6 साल तो आप एडवेंचर कर सकते हैं आपको करना है कि आप यहाँ जाए आप वहां जाए ये पोस्टिंग हो वो पोस्टिंग हो विच इज वेरी गुड यही तो फौज है पुलिस फोर्सेस है बट स्टिल यही तो मजा है ना एडवेंचर का और क्या है लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आफ्टर मैरिज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट पोस्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तुम नहीं वो मैनेज कर पाऊंगी क्योंकि ऐसा काफी सारी फीमेल्स के साथ देखा गया है कि आफ्टर मैरिज आफ्टर हैविंग किड्स उनको समस्याएं आती हैं अगर ऐसा है तो आप सीआरपीएफ को एंड में रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी जिन्होंने सीआरपीएफ को फर्स्ट रखा है क्योंकि उनके फादर सीआरपीएफ में थे पहले ओके पहला फैक्टर तो यही है कि आप पोस्टिंग चेक करो सबकी अगर आपके घर के नजदीक पोस्टिंग होती है तो इट्स गुड कि अगर आपको वहाँ जैसे मैंने आपको बताया एसएसबीज का मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो एसएसबी की पोस्टिंग ही नजदीक होती थी तो आप ये चेक कर सकते हैं दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कुछ फ्यूचर एम्बिशंस हैं तो जैसे मैंने कुछ बच्चों को सुना था मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में अपीयर करूंगी मेरा कोई एम्बिशन नहीं था लेकिन मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि उनका एम्बिशन था कि उनको सिविल सर्विसेज देना था और अगेन people say this I am not a part of CISF so I actually do not know but लोग ऐसा कहते हैं कि सीआईएसएफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप पढ़ सके ठीक है
मुझे नहीं पता है, बस आप लोगों को क्योंकि अभी आप नए लोग आए हैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि सब लोग ये कहते थे कि आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई एम्बिशन है, तो आप उसको भी चुन सकते हो। अदर देन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर फैसिलिटीज़ को लेकर मैं एक्चुअली बताऊँ मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है। आज भी किसी को क्लियर कट नहीं पता है कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। कोई कहता है बीएसएफ का है, कोई कहता है इसका है, उसका है। तो ईंटों के मकान को देखकर प्लीज़ अपने आप को प्रभावित ना होने दें। आप एक बहुत ही अच्छा ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं, तो हर जगह आपको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। यू आर एन ऑफ़िसर, ठीक है? तो इसका मत सोचो कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे चुनूँगा। लोग प्रमोशन के बेसिस पे भी चुनते हैं। अगेन आई फ़ील कि बहुत ज़्यादा डाइसी है। कभी इस फ़ोर्स का प्रमोशन अच्छा चल रहा होता है, कभी दूसरे फ़ोर्स का प्रमोशन अच्छा चल रहा होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न एक ऐसी चीज़ पे कैसे ले सकते हैं जिसमें आज कुछ है, कल कुछ है, ठीक है? आज 5 साल में हो रहा है, कल 10 साल में हो रहा है। तो इस बेसिस पर आप कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो मेरे को ये बात पता चल चुकी थी इतने लोगों से बात करके कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी किसी को भी नहीं है कि कौन-सा कोर्स अच्छा होना चाहिए और उनके समय पे उन्हें भी नहीं थी। तो मैंने साफ-साफ ये डिसीजन बना लिया कि यार आप कंफर्टेबल रहिए जो आपको मिले और जो एक नेचुरल जो एक जनरल चल रहा है ना, सीआईएसएफ फर्स्ट एसएसबी मार्केट में यही चल रहा है, वो डालकर आगे बढ़ो। ठीक है। राइट, राइट। इनफैक्ट ऑन अ लाइटर नोट मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ कैंडिडेट्स कैंटीन फैसिलिटी को भी एक फैक्टर मानते हैं कि वहाँ पे हुँ। क्या फोर्स प्रेफरेंस डालनी है। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन और आपको अपने अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हाँ, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ही डिसीजन। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच वी हैड वाज कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमारे पास तो अचीवमेंट्स में डालने को कुछ है ही नहीं, हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अब आई डोंट नो हाउ दे हैव ग्रेजुएटेड और हाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर स्कूलिंग विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स या कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। बट अगर कोई ऐसा केस है तो उसको क्या करना चाहिए कि क्या उसको अपने डैफ के अंदर झूठ का भी सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास सही में कुछ भी लिखने के लिए नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो थ्योरेटिकली चीज़ों को जानते हैं, जैसे क्रिकेट लिख दिया कि हाँ आई लव वॉचिंग क्रिकेट, बट अब आज तक उन्होंने क्रिकेट देखा नहीं। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा और बाद में उसकी प्रिपरेशन वो थ्योरेटिकली कर लें तो काम चल जाएगा, या फिर दे शुड बी ऑनेस्ट, अगर लाइफ में एक ही चीज़ की है तो एक ही लिख दें? ऑनेस्टली मैंने भी ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने चीज़ें लिखी हैं। दे आर क्वालिफाइड टू, दे वर गुड इन जस्टिफाइंग स्टफ। बट मेरे से अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वो झूठ लंबे समय तक का होता नहीं है, जो आपने लिखा है। मैंने अपने ड्राफ्ट में एक-एक चीज़ जो लिखी थी, मैं उसमें पूरी तरीके से यकीन रखती थी, पूरी तरीके से। हाँ, आपका वो मैंने जैसे कहा, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, इसका मतलब आप अपने आप को अच्छे से आँक नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैंने एसएसबीज़ से बहुत सीखा था, मैंने 8 एसएसबीज़ दिए हैं। आपको लगता है कि ये अचीवमेंट थोड़ी होती है कोई चीज़। जैसे एक दिन अगर आपको ये मिल गया कि आपको ये प्रोजेक्ट सँभालना है, एक साइंस प्रोजेक्ट है, आपको लगता है वो अचीवमेंट थोड़ी है। बट एक्चुअली में वो आप अचीवमेंट लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए वो बड़ी बात है, 4 बच्चों में आपको चुना गया। मैं इसीलिए कहूँगी कि झूठ का सच मुझे तो सही नहीं लगता है। ऑल्दो होता है, करते हैं लोग, सम पीपल गेट सक्सेस आल्सो, बट आई फील दैट यू शुड नॉट बिकॉज़ अल्टीमेटली झूठ झूठ ही है और सच जो होता है वो आपके चेहरे पे एक रोशनी लेकर आता है, एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, जिसका मुकाबला झूठ कभी कर ही नहीं सकता है। और 1% भी अगर उनको ये डाउट हो गया ना इंटरव्यू में, आई वांट टू टेल यू दिस थिंग वेरी ऑनेस्टली, 1% भी उनको ये लग गया ना कि आप ऑनेस्ट नहीं है, तब तो आपने अगर आपने प्रधानमंत्री जी से अवार्ड भी लिया होगा ना, तब भी वो आपको नहीं चुनेंगे। क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट थिंग। ऑनेस्टी मोस्ट रिक्वायर्ड है आज के समय में एक ऑफिसर में, कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। आपकी वो इंटेग्रिटी कैसी है। तो अगर उनको 1% भी आपकी इस ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे डाउट हो गया ना, तो अगर आप बहुत ही तोप इंसान भी है तो भी आपको नहीं चुना जाएगा। मैं आपको ये बात बता दे रही हूँ। तो ये बात मुझे पता थी, इसीलिए मैं बहुत ही ऑनेस्टली मेरा जो था मैंने वही लिखा था। अगर आपको लगता है आपका नहीं है तो पेन पेंसिल उठाओ, अपनी ज़िंदगी को लिखना शुरू करो, ठीक है? मैंने बहुत लिखा है एसएसबीज़ में, मैंने ना भी तो किताबें भरी हैं, अपने ही बारे में लिखो। ऐसा लिखो कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, ऐसे लिखो, आपको मिलेंगी चीज़ें। ऐसा पॉसिबल नहीं आपने कुछ ना किया हो ज़िंदगी में। राइट, राइट। इनफैक्ट एक मेरा फ्रेंड था जिसने सीएपीएफ का डैफ भरा था। उसने इनफैक्ट लिखा था कि मैंने दुर्गा पंडाल जो लगते हैं और
इस तरह की चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया। तो देखिए आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी ये भी एक मैनेजमेंट की स्किल ही दिखाता है। एट द एंड ऑफ द डे योर डैफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। आपने जो भी छोटे मोटे भी काम किए हैं आप उसको ऑनेस्टली लिखिए। आपसे अगर वो पूछ लेंगे कि दुर्गा पंडाल में जो पंडाल लगा था उसकी कॉस्ट क्या थी और आपने कभी नहीं किया है, तो आई एम श्योर आप नहीं वो फिगर कोट कर पाएंगे। तो honesty हम्म। is very important, as Rupali ma'am also said. So I also reiterate that, or both of us have scored very well in the interview, so we can vouch for it. Ki this is really very important to keep in your DAF. So one of the final questions about today's session is that अभी जैसे DAF की editing window is open till 29th of this month. Students have a lot of time in their hand. तो आपकी तरफ से टॉप 2-3 एडवाइसेस टू कीप इन माइंड वाइल एडिटिंग द डैफ, सो दैट जो ग्रिलिंग है इंटरव्यू में वो कम हो, और अगर इंटरव्यू में ग्रिलिंग भी हो सो यू कैन प्ले ऑन द बैक फुट एंड डिफेंड द बॉल विच इज कमिंग एट यू। मैं पहला ये कहूंगी कि टू द पॉइंट हो जाइए। जो आपका 17th जो मैंने आपको दिखाया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर आप सब चीजें लिखते हैं, उसमें टू द पॉइंट होइए। एक्चुअली में आपने क्या किया है। इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, एग्जैक्ट लिखो कि हाँ मुझे इसमें है। पहला एग्जैक्ट लिखना। दूसरा, मुझे लगता है कि एडिटिंग करते वक्त एक बार आप ना किसी को चेक जरूर करवा लेना अपना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग रोज अपना डैफ देख रहे हैं, एक समय के बाद ना हमको गलतियां दिखनी बंद हो जाती है, गलतियां होती हैं, दिखती नहीं है हमको। तो ना किसी और से, अपने दोस्त यार को एक बार अपना डैफ देना और बोलना कि यार एक बार रीड करना है डैफ, जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, जो आपके साथ 5-10 साल रहा है। ठीक है, ताकि वो आपको बता सके कि यार ये तूने कब किया, मैं तो था ही नहीं उस समय, या फिर ऐसा। तो मेरे स्कूल के दोस्त जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास से थे, वो मेरे साथ थे अभी तक, तो मैं उनको अपना डैफ दिखाया करती थी और उनके साथ बैठ के डिस्कशन करती थी कि यार याद है हमने उस दिन वो पार्टिसिपेट किया था, हमने किया था, वो किया था। इससे क्या होता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती कि अरे यार मैंने वो अचीवमेंट तो लिखी ही नहीं। तो ये दो चीजें थी जो मैंने की। आपके पास हो सकता है कि ऐसे दोस्त ना हो जो लंबे समय से हो, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो 2-3 साल से भी दोस्त हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं। वो ना जो दोस्त होते हैं ना, वो गलतियां बहुत अच्छी पकड़ते हैं। आप कभी नोटिस करवाना, वो आपके अंदर 100 गलतियां और 100 अच्छी बातें बता सकते हैं। तो मैंने ये दोनों चीजें की थी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। राइट। From my side, I think one or two things which I would like to add on is what Rupali ma'am said is absolutely correct. अनदर थिंग दैट जो आपके डैफ है इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जगह आपने लिखा है कि आपको चेस खेलना बहुत पसंद है, बोर्ड गेम्स खेलना पसंद है, उसके बाद आपकी फोर्स प्रेफरेंस में आईटीबीपी लिखी हुई है और आप कह रहे हैं कि मुझे हिम वीर बनना हो है, तो काफ़ी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे पर्सनालिटीज भी हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन इंटरव्यू टू फेस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अनदर थिंग इज आपके अगर कोई दोस्त सीनियर नहीं है तो यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी ऑलवेज। चैट जीपीटी का यूज़ करिए, ग्रामरली का यूज़ करिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करिए। इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आप कल ग्रेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आपको स्पेलिंग्स नहीं पता हैं या आ और दा की नॉलेज नहीं है। तो दीज ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। मैंने एक काम किया था, मैंने एक रफ प्रिंट ले लिया था और उसके बाद पहले हम्म। हाथ से या पेन से पेंसिल से भरा था, उसके बाद उसको पेन डाउन किया था, टाइप किया था अपने लैपटॉप में। तो यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। रेस्ट आई थिंक वी हैव कवर्ड अपॉन ऑल द बेसिक पॉइंट्स। रेस्ट अगर कोई भी डाउट रह गए हो तो रूपाली मैम इज़ ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर। हमको आप डाउट भेजिए। उसके अलावा श्याम यादव सर जो AIR 2 थे उन्होंने भी हमसे बोला है, रीच आउट किया है कि वो भी मैसेजेस का रिप्लाई कर देंगे अगर डैप से रिलेटेड कोई भी डाउट है। तो आई थिंक सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर दिस एक्सपर्ट session on how to edit your DAF and create a good DAF. I would like to thank Rupali ma'am for taking out time for this excellent session and covering every aspect जो भी पॉसिबल है, जहाँ पे भी डाउट्स थे। and I hope that she does very well in her course where she will be joining. Best wishes from my side as well as from the team of Uniform Calling. And thank you everyone else who has joined today's session. We hope that आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करना। So on that note, thank you everyone. थैंक We'll यू सो we'll मच Pratik, pleasure is entirely mine. I felt really very nice to be here today. And if there is any question, I'll be very fortunate to answer it. Thank you. thank you, thank you. Jai Hind everyone.